पुस्तक का नाम समग्र स्वास्थ्य संवर्धन कैसे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 2। स्वास्थ्य रक्षा की छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें। स्वास्थ्य ईश्वर की महती अनुकंपा है। वह जन आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऑडियो 2। स्वास्थ्य रक्षा की छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें। स्वास्थ्य ईश्वर की महती अनुकंपा है। वह जन्मजात रूप से हर किसी को सहज उपलब्ध है। उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी बड़ी समझदारी या रहस्य की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोजन तो प्रकृति संकेतों का अनुसरण करने भर से पूरा होता रहता है। सृष्टि के सभी प्राणी इस मर्यादा को अंतःकरण प्रेरणा के आधार पर अनुभव करते हैं और उसे निर्बाध रूप से अपनाए रहते हैं। उनके लिए किन नियमन आवश्यक है, इसे सीखने के लिए इन्हें किसी विद्यालय का भारी भरकम कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता है और न किसी हकीम डॉक्टर की सलाह लेने की जाना पड़ता है और न स्वास्थ्य रक्षा के नाम पर किन्हीं टॉनिकों बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों को खोजने की आवश्यकता पड़ती है। इतना कार्य तो संचित स्वभाव संस्कारों के आधार पर चलने जीवन सत्ता के साथ गूंथी हुई प्राकृतिक प्रेरणाओं का अनुसरण करने भर से चल जाता है। इस मर्यादा चक्र को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करने के सृष्टि के सभी प्राणी अपने आरोग्य को अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। रुग्णता में उनमें से किसी का पाला नहीं पड़ता। समय आने पर वे मरते तो अवश्य हैं, दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, पर उस तरह के रोगों की पीड़ा से व्यथित नहीं होते जैसा कि मनुष्यों में से किसी कारण अधिकांशों को रोते कलपते देखा जाता है। यह और कुछ नहीं, बुद्धिमान कहे जाने वाले मनुष्यों के परले सिरे की मूर्खता भर है, जो आदत में शुमार हो जाने के कारण अखड़ती खटकती भले ही न हो, पर वह अपना काम तो करती हैं। दुष्टता की तरह भ्रमग्रस्तता भी अपनी कड़ाई प्रतिक्रिया उपस्थित किए बिना नहीं रहती। कहते हैं पापी जनों को परलोक में यमदूत नरक में घसीट कर ले जाते और वहां प्राणी की तरह तरह के त्रास देते हैं। यह कथन सत्य है या कल्पित, यह बात विवादास्पद हो सकती है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि प्राकृतिक मर्यादाओं के साथ जुड़ी संयमशीलता और सुव्यवस्था का व्यतिरेक करने वाले को नकद धर्म की तरह अपने कुकृत्यों का दंड सहन करना पड़ता है। रोग इसी का सहज स्वाभाविक विधि विधान है। यदि कोई चाहे तो नियम संयम की रीति नीति अपनाकर निरोग समर्थ दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी दूसरे से अनुग्रह मांगने की आवश्यकता नहीं। यह तो पूरी तरह अपने हाथ की बात है। निरोगता स्वाभाविक है और रुग्णता सर्वथा अस्वाभाविक। इस तरह के लोग तब समझ पाते हैं जब समय गुजर चुका होता है और चिड़ियों ने खेत चूक कर खोखला कर दिया होता है। आहार संयम को स्वास्थ्य रक्षा का प्रथम अनुशासन कह सकते हैं। मिर्च मसाले मिठाई खटाई भुनने तलने से उत्पन्न होने वाला सौंधापन, चित्र विचित्र पकवानों मिष्ठानों अचार मुरब्बों के आधार पर जो चटोरापन जीभ को सिखाया जाता है, आगे चलकर पेट को और उसके सहारे चलने वाले अंग अवयवों को अपनी स्वाभाविक शक्ति सामर्थ्य गंवा बैठने के लिए बाध्य करता है। अत्याचार से पीड़ित होकर वे अपनी स्वाभाविक क्षमता गंवा बैठते हैं और विषाक्तता जाते हैं। इन दिनों आहार चुनने से लेकर पकाने और खाने तक का सारा तंत्र अवांछनीयता से घिर गया है। यदि हरी स्थिति में शाक ऋतुफल अंकुरित अन्न आदि भाप से पका लिए जाते हैं तो इतने भर से शरीर की समस्त आवश्यकताएं सहज ही पूरी होती रह सकती है। आहार को श्रृंगार से सजाकर उसे वेश्या स्तर की भड़कीला बनाने में कुछ आकर्षण भले ही लगता है, पर
उनके संपर्क में आने, घनिष्ठता जोड़ने में मात्र अहित ही अहित है। ठीक उसी प्रकार स्वादिष्टता के नाम पर पेट पर लादा गया अनावश्यक भार अंततः कष्टकारक ही सिद्ध होता है। खाद्य पदार्थों का जो स्वाभाविक स्वाद है उसी में रस लिया जाए तो वह भी कम संतोषप्रद नहीं है। सृष्टि के समस्त प्राणी अपना आहार बिना मिलावट किए तले भुने अपने प्राकृतिक स्वरूप में ही खाते पचाते हैं। फिर मनुष्य ही अपनी करिस्तानी जोड़कर जायके के नाम पर अभक्ष खाए और क्यों विषाक्त जन्य हानि उठाए। भाप से उबलना भर पर्याप्त होना चाहिए। जायके के नाम पर नींबू, नारंगी, टमाटर, अदरक, सौंफ, धनिया, जीरा आदि सब कुछ मिलाया जा सकता है। काम न चले तो थोड़ा नमक और उसमें डाला जा सकता है। सफेद चीनी के स्थान पर शहद या गुड़ का प्रयोग हो सकता है। अन्न कम और शाक अधिक का अनुपात रखना अच्छा है। इस संदर्भ में रसोई बनाने की प्रक्रिया में असाधारण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खाने में इन दिनों अन्न की अधिकता और शाक की शून्यता रहती है। यह आदत उलट देने की आवश्यकता है। शाक भाजियों की अधिकता रहनी चाहिए। वे अपेक्षाकृत लाभदायक भी होती हैं, सस्ती भी पड़ती हैं और एक वर्ष में कई उत्पादन देने अधिक फलने के कारण इनका परिणाम भी अधिक रहता है। अन्नों में ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे धान्य कम समय में पकाते हैं, वर्ष में कई फसल देते हैं और भावों में सस्ते पड़ते हैं। चावल सबसे अधिक सिंचाई मांगता है। पानी की अगले दिनों कमी पड़ेगी, फिर भी धान्यों से काम नहीं चल सकता जो पूरे वर्ष में एक ही फसल देते हैं। गेहूं इस आवश्यकता, महंगाई, सुपाच्य पकाने में सरल होने का दृष्टिकोण रखकर आहार का निर्धारण होना चाहिए। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए हमारे खाने संबंधित आदतें भी बदली जानी चाहिए। पकाने में अधिक ईंधन की विशेषतया लकड़ी गोबर की आवश्यकता न पड़े, ऐसी कई रीति नीति सोचनी चाहिए। प्रेशर कुकर इस दृष्टि से हर रसोई की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। चूल्हे के धुएं से पकाने वाले की आंखें खराब न हो, फेफड़े में कालिख न जमे। इस दृष्टि से जहां उपलब्ध है वहां गैस का गोबर, गैस का निर्धूम चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। भाप पर उबाल कर जो बन सके उसी भोजन को अभिरुचि में सम्मिलित करना चाहिए। अधिक गर्म पदार्थों से बचा जाए। एक समय भोजन पकाकर उसे दोनों समय प्रयुक्त आदतें करने की आदतें डाली जाए। एक महिला समुदाय का समय बचेगा और उसे शिक्षा और स्वास्थ्य का स्वावलंबन का लाभ उठाने में लगा सकेंगी। गर्म भोजन ही खाना चाहिए, वह बिल्कुल ही आवश्यक नहीं। दोपहर का भोजन रात को काम दे सके, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। चिकनाई, मसाले, चीनी आदि की भरमार करके उनको दुपाच्य नहीं बनाया जाना चाहिए। भूख से कम खाया जाए, अधिक चबाया जाए। 2 बार के खाने को पर्याप्त माना जाए। तीसरे पहर या प्रातः कुछ आवश्यकता प्रतीत हो तो दूध, छाछ, शाकों का रस जैसे पतली चीजों से ही काम चलाया। मात्रा में अधिक बार भोजन करना हर दृष्टि से ही किसी के लिए हानिकारक है। पानी भी आहार की तरह ही आवश्यक, पोषक एवं आंतरिक सफाई की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसकी शुद्धता कोई खतरा हो तो उबाल कर पिया जाए। भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी न पिए। शेष पूरे दिन में 8-10 गिलास पानी तो पी ही लेना चाहिए। जिन मकानों में हवा का आगमन नहीं है
सीलन घुटन है, उन्हें बदल ही देना चाहिए। खपड़ैल की झोपड़ियां इस दृष्टि बदल ही देना चाहिए। खपड़ैल की झोपड़ियां इस दृष्टि से सबसे उपयुक्त है। उनमें हवा आर पार जाने के लिए दरवाजे, जंगले, खिड़कियां बड़ी संख्या में होने चाहिए। जमीन का फर्श पक्का रहे तो ही ठीक है। चोर आदि से डर घरों में रहने से हानि अधिक और लाभ कम है। निवास और वस्त्र जहाँ तक हो हवा के आवागमन के लिए खुले ही रखे जाने चाहिए। कपड़े इतने भारी व कसे न हो, सर्दी गर्मी सहने की स्वाभाविक आवश्यकता में ही अड़चन उत्पन्न कर दें। स्वास्थ्य के लिए सफाई की अत्यधिक आवश्यकता है। रसोई घर और शौचालय आमतौर से गंदगी के भंडार बने रहते हैं। इन दोनों की सफाई पर निरंतर ध्यान रखा जाए। बर्तन, उपकरण, पुस्तकें, वस्तुएं सीमित मात्रा में इतनी व्यवस्थित रीति से रखनी चाहिए कि उसके पीछे गंदगी न इकट्ठी होने पाए। कीड़े मकोड़े अवसर पाते ही बढ़ने लगते हैं और गंदगी बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य को भी आघात पहुंचाते हैं। जुएं, चिल्लर, खटमल, पिस्सू, तिलचट्टे, मकड़ी, चूहे, छुछुंदर आदि घर के किसी कोने में पलने या बढ़ने न पाएं, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। कपड़ों को बार बार धूप लगाते रहने की सतर्कता बरतनी चाहिए। शारीरिक श्रम स्वस्थ रहने के लिए नितांत आवश्यक है। हल्के काम करने भर से काम चलाते रहने में आराम तो मिलता है, पर शरीर के कल पुर्जे जंग लगे औजारों की तरह निकम्मे हो जाते हैं। जिन्हें किसान मजदूर की तरह दिन भर कड़ा शारीरिक परिश्रम करने का अब के अवसर नहीं है, उन्हें व्यायाम को अनिवार्य रूप से दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए। किसके लिए क्या और कितना व्यायाम उपयुक्त होगा, इसका निर्धारण किसी जानकार से परामर्श ले निश्चित कर लेना चाहिए। अंग संचालन के व्यायाम तो बूढ़े बच्चे कर सकते हैं। उन्हें रुग्णता की स्थिति में भी किसी न किसी रूप में अपनाए ही रहना चाहिए। कामुकता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करने में विघातक ही सिद्ध होती है। यथासंभव अधिक से अधिक समय ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए। संकट खड़ा करता है। अधिक संख्या में जल्दी बच्चा पैदा करने की से जननी के स्वास्थ्य पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में वे खोखली हो जाती हैं, जीवनी शक्ति गंवा बैठती हैं और अनेकों रोगों का शिकार बनती है। बढ़ी हुई संतानों से खर्च बढ़ता है। परिवार के वर्तमान सदस्यों की सुविधा में कटौती होती है और देश भर की बढ़ती जनसंख्या के कारण असंख्य समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता के वातावरण में पले घिच पिच में रहने वाले उपेक्षित बालकों का भविष्य तो निश्चित रूप से अंधकारमय बनता है। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और महिलाओं की जीवनी शक्ति उपयोगी कामों में लग सके, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अतिवादी यौनाचार और अत्याचार का शिकार नहीं बनना चाहिए। बाजार में अधिकाधिक खाद्य पदार्थों में हानिकारक मिलावट पाई जाती है। इनसे पेट भरते रहने पर स्वास्थ्य के लिए संकट खड़ा होता है। पैसा तो अधिक लगता ही है, इसलिए अच्छा यह है कि आटा ली जाए। आटा चक्की घर में रह सके तो उससे अच्छा व्यायाम हो सकता है और आटा दाल भी मिलता है। नकली दूध लेने की अपेक्षा तिल, मूंगफली, सोयाबीन को भिगोकर पीस लेने से उससे दूध का प्रयोजन पूरा ही कर लेना ही अच्छा है। जिनके यहाँ पशु पलते हैं और सारा दूध बेच देते हैं, उनके लिए अच्छा है कि घी या मक्खन निकाल कर बेच दें और बची हुई छाछ या मक्खन निकले दूध से घर का काम चलाएं। इतना अंश चिकनाई का हर किसी को मिलना चाहिए। घरेलू साग वाटिका लगा लेने से जहाँ शुद्ध भाजी निकलती है, वहाँ पैसे की भी बचत होती है।
कपड़े घर पर धोने से जहाँ शारीरिक व्यायाम होता है, वहाँ बाजार में तेजाब से धुले कपड़ों से जल्दी फट जाने की जैसी आर्थिक हानि सहनी पड़ती है। उपरोक्त सभी काम मिलजुल कर किए जा सके, उनमें घर के हर सदस्य को सहभागी बनाया जा सके, तो यह एक अच्छा प्रचलन होगा। इसमें सहकारिता और श्रमशीलता को अपनाना पड़े। स्त्रियों को ही इस कम महत्व के समझे जाने वाले काम में ही मरते खपते न रहने दिया जाए। इससे पुरुष वर्ग का अहंकार भी सिर पर न चढ़ेगा और महिलाओं को छोटे काम के लिए रखी गई दासी जैसी हीनता की अनुभूति भी न होगी। गृह व्यवस्था में परिवार के हर की साझेदारी होनी चाहिए। उसमें छोटे बच्चों या रोगी, अबोझ, असमर्थों को ही छूट दी जा सकती है। वैसे अपने हाथों अपना काम करने की आदत तो हर किसी में रहनी चाहिए। परावलंबन की प्रवृत्ति को निरस्त सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत परिवार में हर सदस्य के गले उतारा जाए। तर्क भर्क या दूसरों को आकर्षित करने की दृष्टि से किया गया श्रृंगार शालीनता के निर्वाह में बाधक समझा जाना चाहिए। अनावश्यक ठाठ बाट बनाने के लिए, जेवर बहुमूल्य बनाने के लिए हुए धन खर्च को अपव्यय ही समझा और उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो पैसा खर्च होता है उससे परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन जैसे आवश्यक साधन जुटाने में कटौती करनी पड़ती है। सादगी और स्वच्छता मिलकर सुरुचि का ऐसा वातावरण बना देते हैं जिस पर अहंकारी शान शौकत को निछावर किया जा सकता है। विचारशीलों की दृष्टि में हर अपव्यय ओछेपन और बचकानेपन का ही प्रतीक माना जाता है और उस उच्च श्रृंखलता के रहते आर्थिक या नैतिक सदाचार खो बैठने का खतरा निश्चित रूप से बढ़ता है। प्रामाणिकता और शालीनता बनाए रहने के लिए हर किसी को मित्र परिवार के हर पक्ष में सादगी और सुरुचि का समावेश रहना चाहिए। इसी में दूरदर्शी समझदारी का समावेश है। बीमारियां गंदगी से, असंयम से, अस्त व्यस्तता से उत्पन्न होती हैं। नशेबाजी, आवारागर्दी भी घटियापन भरती गुजरा बनाती है। समय को दिनचर्या के व्यस्त शिकंजे में कसा रहना चाहिए। खाली समय बिताने की किसी को भी छूट नहीं रहनी चाहिए तथा कथित रिटायरों को भी नहीं। व्यस्त लोग अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ रहते हैं। नशेबाजी जैसे दुर्व्यसनों से बचे रहकर स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में आने वाले संकटों को बहुत हद तक बचा जा सकता है। बीमार पड़ने पर तीव्र मारक दवाएं लेने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि आसपास के क्षेत्र में उगने वाली किन्हीं जड़ी बूटियों से जानकार का परामर्श लेकर घरेलू उपचार कर लिया जाए। मसाले के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं भी एक प्रकार के औषधियां ही है। उसका प्रयोग थोड़ा प्रयत्न करने पर ही जाना जा सकता है। साधारण रुग्णता से अपने बलबूते निपटा जा सकता है। जड़ी बूटी चिकित्सा की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में शांति कुंज के उत्साह भरे प्रयत्न चलते ही रहते हैं। इस आधार पर थोड़ी